हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। तो क्लास 46 है ये आपकी, और क्वेश्चंस हम करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दीजिए। Okay, so the first question is identify the autocratic teaching technique। इनमें से आपके सामने कुछ टीचिंग टेक्निक है और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑटोक्रेटिक टेक्निक कौन सी होगी। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज लेक्चर मेथड। ओके, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ए आंसर दिया है। तो देखिए, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, लेक्चर मेथड जो होता है वो ऑटोक्रेटिक टेक्निक होती है। ऑटोक्रेटिक टेक्निक आपकी वो होती है जिसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की सुनता नहीं है, बल्कि खुद सब कुछ वो डेलीगेट करता है, मतलब खुद से वो सब कुछ टीचिंग करता है और स्टूडेंट से कोई भी फीडबैक नहीं लेता है। इस तरीके के मेथड को हम ऑटोक्रेटिक मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई एंड डिस्कशन क्यों नहीं होगा। डिस्कशन का मतलब होता है कि जब दोनों तरफ से बातचीत हो। ठीक है, डिस्कस तो आप तब करेंगे ना जब सामने वाला भी आपकी बात सुनेगा और उसका जो ओपिनियन होगा वो आपको बताएगा। तो डिस्कशन इसलिए नहीं होगा ऑटोक्रेटिक। अब आपको ये सेकेंड क्वेश्चन में डेमोक्रेटिक जो टीचिंग स्टाइल है वो आइडेंटिफाई करना है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, मैंने जो क्लास कराई थी तो मैंने बताया था आपको लेक्चर मेथड हो सकता है, ठीक है, सेमिनार हो सकता है। उसके अलावा आपका डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो भी आपको ऑटोक्रेटिक बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में जो टीचर होता है वही सिर्फ करता है, स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑटोक्रेटिक मेथड हैं। देवलीना, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। देवीना, ओके, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल जल्दी से बता दीजिए। ओके, राइट आंसर आपका होगा सी, दैट इज प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिमॉन्स्ट्रेशन को ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन में जो टीचर होता है वही डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब वही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ देखता है। अगर ऐसा कुछ होता कि डिमॉन्स्ट्रेशन में स्टूडेंट भी परफॉर्म करता तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बोलते ही नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ये हुआ ना कि सिर्फ जो टीचर है वही कर रहा है, वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो करके दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई टेलिंग मेथड। तो मुझे लगा था कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन मैं ले आई हूँ, हो सकता है, बट इजी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, मतलब मेरा इसको इंक्लूड करना सही था, इस तरीके के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है टेलिंग मेथड। टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग, ये तीन तरीके के मेथड में हम डिवाइड करते हैं टीचिंग को, टीचिंग मेथड्स को। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, या ये जो टॉपिक मैं अभी कवर कर रही हूँ, ये आपकी जो ओल्ड सिलेबस था उसको भी फ्रेशन अप कर रहा है, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस है उसमें भी ओल्ड सिलेबस के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हम ओल्ड सिलेबस को कवर ना करें, हम दोनों को साथ लेके करेंगे। ठीक है, हम उसको भी कवर करते चलेंगे। ओके, तो टेलिंग मेथड आपका क्या होगा, ए, दैट इज लेक्चर। आई थिंक यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ए आपका लेक्चर है, जहाँ पे जो टीचर है वो बता रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, ये आपका डूइंग मेथड होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में आप करके दिखाते हो। डिस्कवरी क्या होगा, डिस्कवरी भी आप करोगे। ठीक है, कोई चीज़ को डिस्कवर करना होगा तो भी आप उसको बताओगे नहीं, वो आप करके दिखाओगे। ठीक है, ऐसे ही प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं और आपको उसको परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पे भी आपका वो डूइंग मेथड हुआ। तो टेलिंग मेथड आपका क्या हुआ, लेक्चर, जहाँ पे जो टीचर है वो सिर्फ आपको करके मतलब बोल के बता रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई डूइंग मेथड।
यहाँ आपको बताना है कि डूइंग मेथड कौन सा है। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को करके बताते हैं, राइट? तो आपका राइट आंसर होगा डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे एक बार फिर से आती हूँ। देखिए, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि करके बताना। अब आप सोचेंगे कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं आ रहा है डूइंग मेथड में, तो इसमें क्या है, देखिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दोनों तरीके से हो सकता है। अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे टीचर क्या करता है, वो ये तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक है। टीचर सिर्फ दे देता है, ठीक है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बना कर देता है, परफॉर्म कौन करता है, स्टूडेंट करता है। तो इसलिए हम इसको डूइंग मेथड में नहीं इसको इंक्लूड कर रहे हैं, बल्कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन को ज़्यादा डूइंग मेथड में इंक्लूड करेंगे। अगर ये दोनों होगा तो आप डिमॉन्स्ट्रेशन को चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, डैश आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। इसको आप पढ़ लीजिए पूरा स्टेटमेंट, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़कर नहीं बता रही हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए और राइट आंसर दीजिए। ओके, जल्दी से बताइए, आराम से पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी में गलत आंसर मत दीजिए, देख लीजिए कि क्या चीज़ बोल रहा है, क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन आपका ये है कि डैश आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। किसी भी क्लासरूम में ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दे हेल्प लर्नर्स इम्प्रूव देयर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, इलस्ट्रेटिंग और रीइंफोर्सिंग अ स्किल और कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनके थ्रू ही हम कोई भी चीज़ अपनी जो लर्नर्स होते हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन स्किल हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल हो, चाहे इलस्ट्रेटिंग हो, चाहे रीइंफोर्सिंग अ स्किल हो या कॉन्सेप्ट हो। डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीविंग एंजाइटी और बोर्डम। अब यहाँ पे बोर्डम की बात की है, ठीक है, और उसके साथ साथ लास्ट में आप देखेंगे बाय प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ न्यू एंड एक्साइटिंग वे। तो किस तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को न्यू एंड एक्साइटिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मेथड होता है कि जो आपके टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, जो आप टीचिंग की जो भी सामग्री आप यूज़ कर रहे हो, एड्स यूज़ कर रहे हो, वही आपके हेल्प करते हैं उस बोर्डम को रिड्यूस करने में, उस एंजाइटी को रिलीव करने में और इन्फॉर्मेशन को न्यू एंड एक्साइटिंग वे में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डिजिटल टीचिंग एड। इनमें से कौन सा डिजिटल टीचिंग एड है, जल्दी से बताइए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज प्रोजेक्टर। तो आई होप ये क्लियर था, किसी ने भी गलत नहीं किया है। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड होता, जैसे सारे मैंने यहाँ पे बोर्ड्स इंक्लूड किए, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड होता, तो राइट आंसर आपका स्मार्ट बोर्ड होता, ठीक है। ग्रीन बोर्ड जैसे ब्लैक बोर्ड होता है वैसे ही ग्रीन बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड को भी ग्रीन बोर्ड बोलते हैं। मतलब आप आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में अब जो ब्लैक बोर्ड होता था पहले, उसको रिप्लेस करके ग्रीन बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर भी आप चॉक से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। स्मार्ट बोर्ड होता है आपका, देखिए प्रोजेक्टर के मदद से ही एक बोर्ड होता है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें एक राइटिंग पैड अटैच होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ और मैं आपको चीज़ों को लिख कर बताती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे देखते हो, बट अगर आप उसको प्रोजेक्टर को उसके साथ अटैच कर दोगे तो आपको वो सारा इमेज आपके पीछे दिखाई देगा, मतलब कि जो भी आपकी वॉल होगी उस पर दिखाई देगा। इस तरीके का एक स्मार्ट बोर्ड होता है, वो आपका अटैच कंप्यूटर से ही होता है, और जो आप राइटिंग पैड पे लिखते हो वो आपको बोर्ड पे दिखाई देता है, उसको हम स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज
ए दैट इज़ लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, ये आपका नहीं करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि लेक्चर मेथड जो होता है वो सिर्फ एक वन वे प्रोसेस होता है। उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, एक्टिव लर्नर्स नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ इसके थ्रू आप नॉलेज डेवलप कर सकते हो बट रीजनिंग को डेवलप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो रीज़न नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर रीजनिंग की कैपेबिलिटी नहीं इम्प्रूव होगी। अब एक चीज़ ये है कि देखिए, मैं आज आपको 7 क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ये अब कंप्लीट हो गया। जो पहला टॉपिक था आपका, इस पर हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, वो सारे वैसे ही हैं जो आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे, या मतलब आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, मुझसे जितने क्वेश्चंस मैंने क्रिएट कर पाए, मैंने वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, प्लस और क्वेश्चंस के लिए मैंने जो इस सीरीज़ में और सारी वीडियोस अभी तक कराई हुई है, उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपका सफिशिएंट कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया कि इस टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और जो बेसिक है, डीप है, वो भी हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया है। वेलकम देविका। चलिए, तो ये क्या कहते हैं, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। नोट्स के लिए पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर आप जो भी नोट्स हैं उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अभी क्या आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है? कोई ऐसा है जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए? बहुत अच्छा, आज सारे लोगों के 7 आउट ऑफ 7 करेक्ट हैं, 6 भी काफ़ी लोगों के हैं, दैट्स वेरी गुड। तो जल्दी से बताइए कि कोई ऐसा है क्या जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है? देखिए, क्लासेस के लिए आप लोग डेली एक ही क्वेश्चन बोलते हैं, और मैं डेली आपको यही चीज़ बोलती हूँ कि जब तक ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, क्लासेस आपकी स्टार्ट नहीं होंगी। ठीक है, ऑलरेडी जो क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं उन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है, वो हम लोगों को प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है। तो जितनी क्लासेस अभी तक चल रही हैं वो थोड़ा, मतलब वो अगर उस पर व्यूज़ अच्छा आ गए तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमरा, ऑलरेडी बहुत सारे मैंने प्रोवाइड किए हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, आप चैनल पे जब जाओगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इस तरीके का करके हर एक यूनिट पे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अभी तक तो मैंने 2000 क्वेश्चंस करा दिए होंगे, और हो सकता है मोर देन दैट करवाए हों। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और जो जिनका लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट ही है, मतलब आपके सारे क्वेश्चंस जो इस चैनल पे आपको मिलेंगे वो टफ, मतलब मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट ही मिलेंगे एग्ज़ाम के लेवल के। तो वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरी आदत है, मैं क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार मैं एक ही क्वेश्चंस को रिपीट करूँ क्लासेस में, तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रही हूँ। और ऑलरेडी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस को आप प्लीज़ देखिएगा, उनको मत छोड़ दीजिएगा। और ये सबके लिए, ठीक है, जिन्होंने वो क्लासेस नहीं ली हैं अभी तक, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व किए, वो ऑलरेडी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगेन उन सारी चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और सारी जो जितनी भी वीडियोज़ हैं चैनल पर वो सारी रेलिवेंट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कवर करेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके। डेमोक्रेटिक मेथड वो होता है अपर्णा, जिसमें जो लर्नर होता है वो अपनी फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसमें वो भी जो टीचर होता है, टीचर सेंट्रिक नहीं होता है ये मेथड, ये ज़्यादातर लर्नर सेंट्रिक होता है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यू ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जिनको पेपर का लेवल, जो क्वेश्चंस है उनका लेवल बहुत इजी लग रहा है, उनको मैं यही बोलूँगी कि देखिए, बहुत ज़्यादा टफ लेवल मैंने कराया हुआ है। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे ही देखिए, पेपर 1 का सारा नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। लिंक में चले जाइए, वीडियो के लिंक पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा नोट्स। पूनम, यस, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जो आपका पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग भी मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है।
टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और इनकी वीडियोस मैं हिंदी में इस वक्त प्रोवाइड कर रही हूँ, इंग्लिश में मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। योगेश, आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज़ दोबारा से टाइप कीजिए। आई डोंट नो योगेश आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखिए, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की नोट्स नहीं है मेरे पास। एक चीज़ और है, मैंने आपको कल बोला था, आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि अगर आपको JRF जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं कोशिश करूँगी अरेंज करवाने की। ठीक है, तो उनको अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के 10 MCQs एंड आई होप आप लोग रेडी होंगे MCQs के लिए। ओके, तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आपने वीडियोस देख ली हैं, मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था इस टॉपिक के बारे में, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये क्विज। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, बेसिक वीडियो जो मैंने प्रोवाइड की थी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो की और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज समवन हु इज लर्निंग अबाउट समथिंग वेदर इट इज अबाउट अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक और रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। Okay, I'm waiting for the answers. Okay, जल्दी से आंसर कीजिए। So right answer is C, that is learner। ये आपकी पहली डेफिनेशन थी जो मैंने लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस इज नोन एज। ओके, तो आज की जो क्लास है ये आपकी पहली MCQ क्लास है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की इस मतलब दिसंबर के एग्जाम के लिए। तो जो आज आपके क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होगा। ओके, तो आई होप एटलीस्ट 10 में से 9 मार्क्स आपके आने चाहिए आज की क्लास से। तो जल्दी से बताइए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज लर्निंग। ठीक है, सेकेंड का राइट आंसर है आपका बी, लर्निंग। अब यहाँ पर क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक्वायर करने की बात करी है, ना कि प्रोवाइड करने की बात करी है, तो टीचिंग नहीं होगा, टीचिंग यहाँ पे आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है स्किल, वैल्यूज, बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। तो ट्रेनिंग में ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग आपकी सिर्फ बिहेवियर के ऊपर बेस्ड हो, या जो आपकी जो भी ट्रेनिंग ऐसी होगी जो स्किल बेस्ड होगी वो बिहेवियर पे बेस्ड नहीं होगी, जो ऐसी ट्रेनिंग होगी जो बिहेवियर पे बेस्ड होगी वो आपकी स्किल बेस्ड नहीं होगी। ट्रेनिंग आपकी हमेशा स्पेसिफिक मॉड्यूल पे बेस्ड होती है, स्पेसिफिक सेगमेंट पे बेस्ड होती है, बट जो आपकी लर्निंग होती है वो होलिस्टिक होती है, वो सब कुछ को कवर करती है। उसमें आपका न्यू नॉलेज भी आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपका मॉडिफाई करना भी आ जाएगा, एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करना, स्किल पे काम करना भी आ जाएगा, बिहेवियर चेंज करने की बात भी हो जाएगी, और उसमें आपकी प्रेफरेंसेस भी आ जाएंगी। तो वो आपका कंबाइन और होलिस्टिक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका होगा बी, दैट इज लर्निंग। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है। राइट, लर्निंग हमेशा आपकी लाइफ टाइम चलती रहती है और ये किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे बेस्ड नहीं होती है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे बेस्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 4 हेड्स अंडर विच वी कैन डिफाइन द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉग्निटिव, एकेडमिक, इमोशनल एंड। तो जो लास्ट वाला है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमने 4 बेसिस पे, अगर हम मेजर जो बेसिक है
बेसिस हैं, तो उन पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कॉग्निटिव हो गया, एकेडमिक हो गया, इमोशनल होगा, और चौथा क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज सोशल। जो आपकी सोशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपकी मेन 4 करेक्टरिस्टिक्स में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड सच एज मेमोरी, मेंटल प्रेशर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रिमेंबर्स, ऑर्गेनाइजेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। अब ये जो भी आपके सामने स्टेटमेंट दिया है इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए आप कि कौन सा करेक्टरिस्टिक है ये। ओके, तो आप लोग में से काफ़ी सारे लोग आई थिंक वीडियो देखकर आए हैं, तो सबको काफ़ी डिवीज़न का लेवल अच्छा है, दैट्स वेरी गुड, आंसर्स काफ़ी करेक्ट आ रहे हैं। चलिए जल्दी से 4th का आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव, मेमोरी की बात की गई, मेंटल प्रेशर की बात करी गई, इंटेलेक्चुअल स्किल की बात करी गई। जहाँ पे इंटेलेक्चुअल वर्ड आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स ये रिलेटेड होगा आपके कॉग्निटिव सिस्टम से या कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इंक्लूड्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ मूड स्विंग्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इमोशनल अटैचमेंट एक्सेट्रा। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स। इमोशंस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मूड स्विंग, इमोशनल अटैचमेंट, यहाँ पे तो वर्ड ही इमोशनल आ गया था, तो राइट आंसर आपका होगा इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, these characteristics of respondents include the education type, education level and knowledge. Okay, so right answer is B, that is academic characteristics। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे पूछा हुआ है एजुकेशन टाइप किस चीज़ में आता है, एजुकेशन लेवल, और नॉलेज किस चीज़ में आती है। तो ऑफ कोर्स ये आपका एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स होगा, या फिर यहाँ पे एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता था आंसर में। ओके, तो कभी भी नेम्स जो आपको दिए हुए हैं उसको लेके कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लैंड अप ऑन हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड इंगेज्ड। देखिए, जिनको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ पहले क्विज कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप क्वेरी कर सकते हैं। ओके, अब आपको बताना है कि वो कौन से लर्नर होते हैं जो कि जब भी उनको चैलेंज किया जाता है या उनको इंगेज किया जाता है तो वो हाई अचीवमेंट को मतलब लैंड अप करते हैं या हाई अचीवमेंट अचीव कर पाते हैं। आई नो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट करके आपको जो बेसिक वीडियो है उसमें समझाया हुआ है, उससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी दिक्कत आपको लग रही है तो प्लीज़ आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एडोलसेंट लर्नर। जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं अगर उनको चैलेंज किया जाए या इंगेज किया जाए तो उनके अंदर जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से वो हाई अचीवमेंट को लैंड अप करते हैं, ठीक है। एडल्ट लर्नर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उनको चैलेंज कर रहा है या कौन उनको क्या बोल रहा है, बट जो एडोलसेंट होंगे वो आपके उनको फ़र्क पड़ेगा कि लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ मोर इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। ओके, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एडोलसेंट लर्नर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हु हैज़ मोर इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। तो हमें पता है कि जो एडोलसेंट होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको हमेशा जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका एक जो सोशल ग्रुप होता है या फ्रेंडशिप ग्रुप जो होते हैं, सर्कल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी बनते हैं। ठीक है, जो एडल्ट होते हैं वो बहुत बाद में अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं बाहर। आप खुद को कंपेयर करिए कि जब आप टीनेजर थे तब आपकी ज़्यादा फ्रेंडशिप होती थी लोगों से, या जब आप एडल्ट हो गए हैं तब आपकी ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है। तो ऑफकोर्स जब आप टीनेजर थे तो आपकी क्लास में ऑलमोस्ट सबसे बात होती होगी। तो इसलिए राइट आंसर आपका एडोलसेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकिंग फैक्ट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आंसर तो आप दे रहे हैं बट उसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि आंसर ये आ क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेस वर्क पे आंसर देना है। ठीक है, ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज एडोलसेंट लर्नर। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, लाइकिंग फैक्ट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर। तो ये जो पॉप कल्चर होता है या फिर ऐसा फैशन जो आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, इस तरीके के फैशन में या इस तरीके के कल्चर में कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा? तो ऑफकोर्स वो टीनेजर्स रहेंगे, जो एडोलसेंट रहेंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, और ये भी बताइए कि ये जो आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है ये किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है? ओके, जल्दी से बताइए, लाइकिंग फैक्ट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर, ये किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? ओके, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और ये 10 क्वेश्चंस थे आपके आज। यस, अभी से गैस मत करिए। अगर आपका गलत हो रहा है, आपको नहीं आता है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। बट अगर आप अभी से गैस करने की आदत डालेंगे तो उससे एग्जाम में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। अब अपने फाइनल मार्क्स जो हैं वो शेयर कर दीजिए। राइट, ये जो है ये आपका सोशल करेक्टरिस्टिक्स है, सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। ठीक है, जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए एक सोशल करेक्टरिस्टिक है। तो इस पे और सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इस तरीके के, जो मैंने आपको भी ऑप्शंस दिए हैं, जो मैंने स्पेशल इसमें दिया है, जैसे जो भी मैंने करेक्टरिस्टिक बताई है। मैंने अभी आपको ये पूछा है कि कौन किसकी करेक्टरिस्टिक है, आगे मैं ये पूछूंगी कि ये जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है ये किस टाइप की करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम और ज़्यादा टफ लेवल में जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यस, जो भी क्वेरी है प्लीज़ बता दीजिए मुझे जल्दी से। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के आज 10 आउट ऑफ 10 हैं, दैट्स वेरी गुड। 9 भी हैं, श्वेता के 9 हैं, जैबी राशिद के 10 हैं, देवीना के 8 हैं, ओके, पूजा के 9 हैं। और ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। रितु के 8 हैं। मैंने आपको बोला कि ये जो क्वेश्चन है आपके, तमन्ना के 9 हैं। इसका मतलब आज का जो ये लेवल था इसमें आपको एटलीस्ट 9 स्कोर करना है। ओके, सपना आप टेलीग्राम पे प्लीज़ मुझे पिंग कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूँगी, या फिर आप डायनेमिक कॉमर्स करके सर्च करेंगी तो आपको कॉमर्स का ग्रुप मिल जाएगा।
ओके, वेलकम मकबूल। क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश में होती है। वर्षा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेघा, ये लेक्चर मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था। आई थिंक जनवरी में मैंने रिलीज़ किया था ये लेक्चर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जर्नलिज्म की क्लास सुनीता अभी नहीं स्टार्ट होगी। मैंने आपको बताया कि जो भी क्लासेस अभी नहीं स्टार्ट हो रही हैं उसमें हम वेट करें कि और ज़्यादा स्टूडेंट हो, और ये भी मतलब डिपेंड करता है कि अभी जो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं उनका रिव्यू कैसा है। जैसे कि अगर देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम जुलाई के बाद मतलब अगस्त से कोशिश करेंगे क्लासेस स्टार्ट करने का। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई कोई पर्टिकुलर एजुकेटर मिल गया उसके बाद ही हम क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, सपना आपको नहीं मिला है तो ठीक है, आप वही करिए, पिंग कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगी। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैम? मेघा, आप जैसे प्रिपरेशन कर रही हैं, देखिए जितने भी आप लोग हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार डायनामिक स्टडी पे आए हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पढ़ रहे हैं, तो आप यूनिट 1 अपना सिलेबस उठाइए और उसके बाद चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप एक एक वीडियो करके देख के और उसके बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, पूजा, कम्युनिकेशन में पहले रिसीवर होगा, सॉरी, हाँ, डिकोडिंग बाद में होगी। जब वो रिसीव कर लेगा मैसेज उसके बाद ही वो डिकोड करेगा ना, समझेगा, और उसके बाद आपका फीडबैक आएगा। मैनेजमेंट की क्लास लोकेश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आ गए हैं। ओके, जो अभी बोल रहे हैं आज पहली बार 10 में 10 आया, दैट्स वेरी गुड, इसको मेंटेन रखिएगा। देखिए, जिनको भी मैंने बताया अभी दिसंबर नेट की प्रिपरेशन करनी है, या आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका नहीं हुआ नेट क्वालिफाई या JRF नहीं हुआ, आप दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना सिलेबस उठाइए। सिलेबस में जो भी यूनिट आपको पढ़नी है वो यूनिट आप पिक कीजिए और एक एक टॉपिक को आप चैनल पे देखते जाइए। DI पढ़ाऊँगी, मतलब मैं ही नहीं पढ़ाऊँगी, बट कोई ना कोई एडुकेटर आपको चैनल पे पढ़ाएगा DI। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी देखिए, अगर बहुत ज़्यादा फुल फ्लेश्ड में नहीं स्टार्ट हुआ है, जुलाई ख़त्म होने के बाद उसके बाद सारी स्टडीज़ आपकी और ज़्यादा फुल फ्लेश्ड में स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जो ये आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, मतलब ये जो आपका क्विज़ होता है, ये 5:30 फिक्स्ड है। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस आती हैं उनका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। दिन भर में वीडियो आती है, दिन में कभी भी आप आकर उस टाइम पे चेक कर सकते हैं, या अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उस टाइम पे। तो आई होप सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। सो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस वजह से स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। ओके, तो आज का टॉपिक है आपका लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 MCQs करेंगे। स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. So the first question is, seeking approval of peers and others with attention getting behavior is a characteristic of. आपको characteristics को identify करना है और उसके बाद बताना है कि ये किसकी characteristic है। ओके ओके, तो एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू थी, इस वजह से मैं 4 PM पे नहीं, सॉरी 5:30 पे नहीं आ पाई हूँ, और 15 मिनट्स के बाद हमने शेड्यूल किया है क्लास। ओके, चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो आई होप आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सीकिंग अप्रूवल ऑफ peers एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसको अटेंशन चाहिए होती है और प्लस वो अप्रूवल चाहते हैं, पीयर्स का अप्रूवल चाहते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए।
एडल्ट की होगी ये करेक्टरिस्टिक या फिर एडोलसेंट लर्नर की होगी? ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एडोलसेंट लर्नर। जो टीनेजर्स होते हैं उनका क्या होता है, वो अप्रूवल हमेशा उनको चाहिए होता है किसी भी काम के लिए, और प्लस वो ये भी देखते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लस उनका अटेंशन गेटिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्विंग आउट टाइम्स फॉर लर्निंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ। अच्छा, जिन्होंने इस टॉपिक का बेसिक वीडियो नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो वो बेसिक वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, जल्दी से आंसर कीजिए सेकंड का। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज एडल्ट लर्नर्स। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनको लर्निंग के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि उनकी और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है वो आपके एडल्ट लर्नर की होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू experiences this type of learners may fear a subject, have anxiety about a subject or feel anger about forced changes। जो भी क्वेश्चन या जो भी करेक्टरिस्टिक आपको नहीं समझ में आएगी तो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों ने बेसिक वीडियो देखी हुई है और आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक वीडियो देखी है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए जल्दी से बताइए राइट आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज एडल्ट लर्नर्स। देखिए, इसमें बोला हुआ है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस की वजह से उनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डर लगता है, या फिर उनको एंजाइटी होती है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, या फिर जब भी हम उन पर कोई किसी भी तरीके का चेंज डालते हैं तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्से में आ जाते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज एडल्ट लर्नर्स। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो समझ में नहीं आता है, जैसे मैथ्स का एग्जांपल आप ले लीजिए, तो ऐसा क्यों अराइज हुआ है? ऐसा आपकी चाइल्डहुड मेमोरी से अराइज हुआ होगा, आपको पहले से, बहुत पहले से आपको एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फियर लगती हो। ठीक है, और जो आपके टीनेजर्स होते हैं उनको चेंज, मतलब वो जल्दी के कोप अप कर लेते हैं चेंज के साथ, बट जो एडल्ट होते हैं वो उतने जल्दी चेंज को कोप अप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपेरिमेंटिंग विद वेज ऑफ टॉकिंग एंड एक्टिंग एज पार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर अ सोशल पोजीशंस विद पियर्स। ये किसका होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एडोलसेंट लर्नर्स। तो जितने भी आपके टीनेजर्स होते हैं, आप खुद से अपने आप को कंपेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से, कि जब आप टीनेजर रहे होगे तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता था कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप किन से बात कर रहे हो, किन के साथ घुल मिल रहे हो। बट जब आप एडल्ट हो गए हो तो आपको इतना ज़्यादा अप्रूवल्स की या पीयर अप्रूवल या सोशल पोजीशन की इतनी ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा एडोलसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मे अक्वायर साइकोमेट्रिक स्किल्स मोर स्लोली देन द अदर टाइप ऑफ लर्नर। कौन सा ऐसा लर्नर होता है जिसको साइकोमोटर स्किल्स जो होती हैं उनको अक्वायर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, या स्लोली अक्वायर कर पाते हैं दूसरे लर्नर के अकॉर्डिंग, के कंपैरिजन में? सौम्या, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें अलग पूछा था, इसमें अलग पूछा था। उसमें क्या था कि आपको अप्रूवल चाहिए होती है, यहाँ पे क्या है कि आप अपने आप को चेंज करते हो इस बेसिस पे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दोनों ही आपकी सोशल करेक्टरिस्टिक्स ही हैं, बट दोनों का मीनिंग अलग है। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए फिफ्थ का। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज एडल्ट लर्नर। जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनको साइकोमोटर स्किल सीखना बहुत मतलब स्लो हो जाता है उनका। जैसा कि अगर आप कंपेयर कीजिए टीनेजर्स को और एडल्ट को, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो स्किल बेस्ड
चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी स्विमिंग हो गई, ठीक है, तो स्विमिंग वगैरह या इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी हो गई, वो हमेशा कोशिश की जाती है कि यंग टाइम से ही स्टूडेंट्स को सिखाया जाए, ताकि उनके अंदर जो मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो ईजिली लर्न करते हैं। बट जब आप एडल्ट हो जाते हो तो अगर आप चाहो कोई न्यू लैंग्वेज को लर्न करना, या फिर आप स्विमिंग करना चाहो, या फिर आप कंप्यूटर सीखना चाहो, तो आपके लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस वजह से उनका जो प्रोसेस होता है, जो उनकी आप कह सकते हो कि जो उसको प्रोसेस करने की स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ एडोलसेंट लर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, exploring questions of racial and ethnic identity and seeking peers who share the same background। अगेन ये सोशल आपका करेक्टरिस्टिक्स है, बट आपका डिफरेंट मतलब जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। कौन सा ऐसा लर्नर होगा जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एथनिसिटी के बारे में सोचेगा, और वो ये चाहेगा कि उसका जो ग्रुप हो वो उसके ही तरीके के लोग हों, उसके ही एथनिक के बैकग्राउंड के लोग हों, या फिर उसी के रेस के हों। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एडोलसेंट लर्नर। जो आपके टीनेजर्स होते हैं वो उनको लोगों के साथ मतलब अगर उनकी एक पर्टिकुलर रेस है, जैसे आप एशियन हैं तो एशियन जो भी होंगे वो आपस में एक साथ एक जैसे रहना पसंद करेंगे। बट जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनका क्या है, उनको किसी भी एटमॉस्फेयर में आप डाल दीजिए, वो अब इतनी ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट रेस के लोगों के बीच में, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों के बीच में। आई होप समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे टिपिकली प्रिफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए 7th का। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज एडल्ट लर्नर्स। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको खुद से कंट्रोल करना या खुद डायरेक्शन देना प्रिफर करते हैं जो लोग। ठीक है, तो इसमें कौन होगा, आपके एडल्ट लर्नर्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एडल्ट लर्नर्स होते हैं तो उनकी जो टीचिंग होती है वो ज़्यादातर स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, वो खुद डिसाइड करते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं। बट जो आपके टीनेजर्स होंगे उनको, आपको बीइंग अ टीचर, आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप उनको प्रॉपर डायरेक्शन दें, प्रॉपर गाइडेंस दें। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है आपका, who often take responsibility for their own success or failure at learning। एक चीज़ और है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हो सकते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो जो कि एडल्ट एंड जो आपके एडोलसेंट लर्नर हैं उनमें टिपिकली डिफरेंट हो। ठीक है, कुछ ऐसी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो दोनों में सेम होती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज एडल्ट लर्नर। अब इसमें क्या है कि कौन ऐसा लर्नर होता है जो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी सक्सेस की या अपने फेलियर की। तो आपको याद होगा कि जब आप पहले स्टूडेंट थे और मतलब जब आप छोटे रहे होंगे और टीनेजर रहे होंगे तो अक्सर ऐसा होता होगा कि अगर मार्क्स कम आ गए तो आप बोलते होंगे कि टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं, या सिलेबस नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बट जब आप एडल्ट हो जाते हो तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते हो, और यही आपकी मैच्योरिटी के साइन होते हैं। जो मैच्योर लर्नर होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, अपनी सक्सेस की भी और अपने फेलियर की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूड स्विंग्स मार्क्ड बाय पीक्स ऑफ इंटेंसिटी एंड बाय अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स से है। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एडोलसेंट। जो एडोलसेंट लर्नर होंगे उनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा
और उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है, और वो भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब आप उनके मूड को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कब उनका मूड अच्छा है या कब ख़राब है, कब वो पढ़ना चाहते हैं, कब वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज़ ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड दे आर रेडी टू लर्न, दे आर मोर इंटेलेक्चुअली स्टेबल देन द अदर लर्नर। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज एडल्ट लर्नर। जो एडल्ट लर्नर होंगे वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और वो सीखना चाहेंगे, और दूसरी बात इंटेलेक्चुअली स्टेबल होंगे। यहाँ पर रेडी टू लर्न आपके दोनों हो सकते हैं, डॉल्फिन भी हो सकते हैं कि वो रेडी टू लर्न हो, वो भी सीखना चाह रहे हो, सेल्फ मोटिवेशन भी हो सकता है, बट इंटेलेक्चुअली स्टेबल की बात यहाँ पे कर दी, और इस वर्ड से ही आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से एडल्ट लर्नर के साइड में चला गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअली स्टेबल वही होगा जो जिसके अंदर मैच्योरिटी होगी, और वो हमारे एडल्ट लर्नर्स में ही होती है। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। आई होप ये क्लास आपको क्लियर हो गई होंगी, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से अपने फाइनल मार्क्स बता दीजिए। ओके, देखिए नोटिफिकेशन कभी कभी यूट्यूब में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। तो आप लोग कोशिश क्या कीजिए कि जो 5:30 का टाइम है उस टाइम पे आप लाइव आ जाइए। ठीक है, उस टाइम पे आपकी क्लास होती है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दीप्ति के 9 मार्क्स हैं, मोनाली के भी 9 हैं, श्वेता के भी 9 हैं, ख्याति के 8 हैं। ओके, 5 आउट ऑफ 5 हैं। इनायत के, दीप के 9 हैं, लोकेश के 9 हैं। ओके, अमेजिंग वीडियोस के 9 हैं, श्वेता के 10 आउट ऑफ 10 हैं। चलिए, तो आई थिंक स्वाति के भी 10 हैं। तो आई थिंक आप लोगों को, काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल हम फिर से अगेन यही टॉपिक पे क्लास करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक को हम और क्वेश्चंस, और ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंकित गुप्ता के 8 हैं, जैबी के 9 हैं, कनिका के भी 9 हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, और कोशिश कीजिए कि जो आपका मेन वीडियो है वो देख लीजिए, और इस क्वेश्चन को, जो आज का क्वेश्चन था, अगेन ये बहुत इजी था, तो इसमें भी 9 या फिर 10 लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़रूरी नहीं है कि लेजिस्फियर सिस्टम ही फॉलो करे। जैसे देखिए, कोई भी लेवल जो है आपका, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे टीचर की स्टाइल क्या है। हमने क्या देखा था कि जो आपके स्टाइल, ये जो लेजिस्फियर सिस्टम है, ये बेसिकली हिमानी स्टाइल है, स्टाइल ऑफ टीचिंग है। कोई भी, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो आपकी टीचिंग का स्टाइल डेमोक्रेटिक हो सकता है। मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे टीचिंग का स्टाइल हो सकता है ऑटोक्रेटिक हो, या कोई और ऐसा टीचर हो जिसका लेजिस्फेयर हो। तो वो किस तरीके की स्टाइल को फॉलो करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वो लेवल होगा। ठीक है, उस लेवल में वो किस तरीके की स्टाइल को फॉलो करेगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों चीज़ों पे फोकस करोगे तो ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस टाइप की मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, या किस टाइप का वो वहाँ पे सेंट्रिज्म है। ओके, एंड वन थिंग मोर, जितने आपके टॉपिक्स हैं, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपको समझ में नहीं आते हैं, तो मैं उसके लिए एक और मतलब सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ। उसमें हम बात करेंगे उन सारे टॉपिक्स को जो कि जिसको लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ह्यूरिस्टिक या ह्यूरिज्म की हम बात करते हैं, उसके अलावा इंडक्टिव लर्निंग, डिडक्टिव लर्निंग, इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजीज हैं जिस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो टीचिंग आपका टॉपिक है, इसका बेस है, उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब उस पर जो जितने भी टॉपिक्स आपके टर्म्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चन, और टॉपिक है आपका लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑलरेडी आई थिंक हमने अराउंड 3 क्लासेस की हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड
एक दो क्लासेस में और ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यूज इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक मतलब ऐसी पर्टिकुलर क्लास दूंगी जिसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि आप मतलब वो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये, मैनी एडल्ट्स प्रिफर टू लर्न बाय डूइंग rather देन लिसनिंग टू लेक्चर्स, इट इज़ what टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ी ट्रिकी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, एंड जहाँ कन्फ्यूज़न होती है आपको तो आई एम देयर टू हेल्प। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको जो भी जिस भी तरीके की कन्फ्यूजन हो रही है। तो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं ये क्वेश्चन आज के। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैं कैसे गाइड कर दूं सौम्या? जो मेरा सब्जेक्ट होगा मैं उसी सब्जेक्ट के लिए गाइड कर सकती हूँ ना। आप खुद सोचिए। देखिए जो आपके जो भी जितने भी एजुकेटर्स हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको वो गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। आप उनकी पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर दिया कीजिए। हिंदी सब्जेक्ट का हमारे पास कोई भी एजुकेटर नहीं है, और ना मेरा खुद का सब्जेक्ट हिंदी है, तो इसलिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ, और इसीलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। Okay, I hope I am clear now. Okay, right answer is B, that is emotional. Okay. ओके तो ये आपका है, आपका ये एकेडमिक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया है, इसको आप एकेडमिक कर लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। ओके, ये आपका सी हो गया राइट आंसर। मैनी एडल्ट्स प्रिफर टू लर्न बाय डूइंग rather देन लिसनिंग टू लेक्चर, इट इज़ what टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक। तो ऑफकोर्स ये आपकी एकेडमिक होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, लर्न करने की बात की जा रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद से पढ़ना पसंद होता है और उनको करके पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, उनको प्रैक्टिकल करके पढ़ना पसंद होता है, ना कि लेक्चर्स सुनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडल्ट लर्नर्स वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ये आपका क्या होगा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, 6 o'clock आप रिक्वेस्ट कर रहे हो पोस्टपोन करने के लिए कविंदर। मैं कोशिश करूँगी, देखिए मैं कोशिश करूँगी। मुझे मेरे पास मैं वो टाइम चूज़ किया है मैंने जो जिसमें मैं भी फ्री हूँ। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको पोस्टपोन कर पाऊँ हाफ एन आवर। वैसे हो सकता है जब आपकी ये जो क्लासेस इस वक्त चल रही हैं क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स वाली, ये क्लासेस जब ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा सारा कोर्स जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं मॉर्निंग में भी क्लास लूँगी आपकी। ठीक है, तो फिर हम देख लेंगे। अगर अभी 6 PM का टाइम नहीं हो पाएगा तो आप मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं, और इस क्लास को आप बाद में कभी भी देख सकते हैं। चलिए आंसर दे दीजिए। राइट आंसर इज डी, दैट इज सोशल। ठीक है, एडल्ट लर्नर्स वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, ये क्या होगा उनका, ये सोशल होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है, इमोशनल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है, बट अगर हम देखें कि कहाँ पर ये ज़्यादा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके राम्या आप प्लीज़ रीलोड कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, एडल्ट लर्नर्स वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, और इसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे आपका इमोशनल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके इमोशंस हैं, बट आपको ये देखना है कि कहाँ पर ये ज़्यादा अप्लीकेबल है। तो ये क्या होगा, ये सोशल होगा, क्योंकि उससे उनका रिस्पेक्ट और किस तरीके से सोसाइटी में लोग उनको ट्रीट करते हैं इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी होगा, दैट इज सोशल। नेक्स्ट है आपका, एडल्ट टिपिकली प्रिफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन, दे लाइक ऑप्शंस एंड चॉइस इन देयर लर्निंग एनवायरनमेंट।
प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देखिए अभी जितनी भी बुक्स है उसमें सारे आपके पास्ट ईयर के ही दिए हुए हैं, ठीक है, जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसके लिए तो आप कोई भी कितनी भी चीप सी बुक खरीद लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसमें आपके सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो, कवर हों। उसके अलावा जो नए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, तो वहाँ से भी आप मॉक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वेट करिए कि आपकी वेबसाइट जल्दी से लॉन्च हो जाए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज़ इमोशनल, ठीक है। तो ये राइट आपका हो गया आंसर, इमोशनल। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे इमोशनल नहीं होता आपका और यहाँ पे कॉग्निटिव होता, तो कहीं ना कहीं वो कॉग्निटिव भी आपका हो सकता था, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में इमोशनल नहीं होता। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि जितने भी आपके ऑप्शंस हैं या जितने भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आज की ये थोड़े से ट्रिकी हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा बेसिक वीडियोस देखोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, दे वॉन्ट टू अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल इमीडिएटली, ये एक ऑप्शन है आपका, ठीक है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसके अलावा कॉग्निटिव और एकेडमिक में क्या डिफरेंस है, हिमांशी पूछ रही हैं। देखिए कॉग्निटिव जो होता है ये आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है। कॉग्निटिव मतलब कि आप कितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड हो, क्या आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है। एकेडमिक आपका सारा लर्निंग से रिलेटेड होगा, आपकी नॉलेज से रिलेटेड होगा, ओके। मैनेजमेंट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाएगी मैनेजमेंट में, ठीक है। ओके, अब प्लीज़ थोड़ी सी क्वेरी आप लोग अपनी थोड़ी पोस्टपोन कर दीजिए, क्विज खत्म हो जाए उसके बाद प्लीज़ पूछेगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज़ कॉग्निटिव। अब यहाँ पे क्या हमने क्या बात करी, न्यू नॉलेज की बात करी एंड स्किल की बात करी और उसको अप्लाई करने की बात करी है। अगर यहाँ पे आपका एकेडमिक होता तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी कि एकेडमिक और कॉग्निटिव पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कॉग्निटिव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एडल्ट एंड एडोलसेंट लर्नर्स आर, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस पे अभी तो कुछ भी वर्क नहीं है, कोई मतलब काम नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। अगर होता है स्टार्ट तो वी विल ट्राई कि अगस्त से स्टार्ट हो जाए आपकी क्लासेस, ठीक है। अभी मैंने हायरिंग नहीं स्टार्ट करी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, मैंने आपको बताया था, ओके। तो इसका तो आंसर क्लियर ही है, डी होगा। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की बात की गई है कि एडल्ट एंड एडोलसेंट लर्नर को हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, और इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे जिनके बेसिस पे आप एडल्ट एंड एडोलसेंट लर्नर को कंपेयर करते हो, वो मैंने आपको वीडियो में कवर करवाया होगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, वो सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो आप याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड, जल्दी बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। थानेश्वर, कॉमर्स के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ चैनल पे देख लीजिए। कॉमर्स के ऑलरेडी वीडियोस आ रही हैं, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं कॉमर्स की। कंप्यूटर साइंस में भी अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं कृष्णा, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अराउंड आई थिंक 120 प्लस हैं स्टूडेंट्स आपके कॉमर्स के, तो इसलिए उनकी वीडियोस आ रही हैं, ओके। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉग्निटिव। अब यहाँ पे अगेन आपकी क्या बात करिए, सेल्फ डायरेक्टेड एंड ऑटोनोमस की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उनकी इंटेलिजेंस की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इवन एडल्ट्स हु फील एंजाइटी फ्रॉम सेल्फ डायरेक्शन मे लर्न टू अप्रिशिएट देयर अप्रोच इफ गिवन प्रॉपर इनिशियल सपोर्ट। बैंकिंग के अलावा आपका मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गया है कॉमर्स में, और उसके अलावा आपका एक और चैप्टर है आई थिंक इट इज़ रिलेटेड विद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है, 2-3 लॉज बाकी हैं बस उसमें। तो मतलब कॉमर्स की 3rd यूनिट चल रही है।
यस, लीगल एस्पेक्ट के 3-4 बस 2-3 बाकी हैं एक्ट्स, बाकी सारे कवर हो चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा वो। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज इमोशनल। ठीक है, इवन एडल्ट्स हु फील एंजाइटी, तो राइट आंसर इसमें होगा इमोशनल, क्योंकि एंजाइटी और इमोशंस की बात की गई है, फीलिंग्स की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी एडल्ट प्रेफर टू लर्न बाय डूइंग रेदर देन लिसनिंग टू लेक्चर्स। आई थिंक मैंने ये दोबारा कवर कर दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आंसर कर दीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन, हाँ, रघुवीर पूछ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ करो मैम प्लीज़। तो देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो इसलिए एडुकेटर्स को हायर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगेन सबको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मतलब उनकी अर्निंग ज़्यादा हो, और मतलब उस पर फिर एफर्ट डालना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आई विल ट्राई, मैं फिर से वैकेंसी क्रिएट करूँगी, मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं हायरिंग करूँ। अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड है, और अगेन अर्निंग ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इससे आपको हम स्टाइपेंड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम आपको करियर ऑफर नहीं कर सकते। हाँ, वी आर ऑफरिंग यू सेटिस्फैक्शन, कि आपको पढ़ाने का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्लस आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको पॉकेट मनी मिलेगी। तो ऐसे लोग अगर चाहते हैं ज्वाइन करना, तो ऑफकोर्स यू आर वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी वीडियो भेज सकते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज एकेडमिक, क्योंकि यहाँ पे लर्न बाय डूइंग की बात की गई है। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक पहले वाले में मैंने एकेडमिक नहीं डाला था ऑप्शन में, और यहाँ पे मैंने एकेडमिक को इंक्लूड किया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव। ये बताइए क्या होगा। एमसीक्यू और मैनेजमेंट, अभी मैनेजमेंट की क्लासेस हो रही है, अभी एमसीक्यूज आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं। 1-2 यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। देखिए किसी भी जो पेपर 2 की वीडियोज़ हैं उनकी कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप जब भी पढ़ा कीजिए, आप चैनल पे आया करिए, आप देखा कीजिए कि आज आपकी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉग्निटिव। एन एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव, इसका मतलब हुआ क्या कि कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। Okay, so now is the last question. Being capable of and interested in participating in democracy. Okay, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए 10th का। आज आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए कि शायद मैंने क्विज पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग की क्वेरीज प्लीज़ क्विज सॉल्व हो जाए, उसके बाद क्वेरी कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कॉग्निटिव भी हो सकता है और प्लस सोशल भी हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट की बात यहाँ पे की गई है, तो ये आपका कॉग्निटिव है, ठीक है, इंटेलिजेंस की बात की गई है। और उसके अलावा डेमोक्रेसी की बात की गई है, पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी सोशल करेक्टरिस्टिक हुई, जहाँ पर आप अपने आप को सोसाइटी से रिलेट करना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉग्निटिव नहीं होता ऑप्शन में, या बोथ बी एंड सी नहीं होता, तो फिर आप कौन सा चूज़ करते। राइट आंसर जल्दी से बताइए, अगर बोथ बी एंड सी नहीं होता तो। नमिता गुप्ता, आप न्यू हैं, मैंने सारा ही कोर्स कंप्लीट करवा दिया है पेपर 1 का, आप देख सकती हैं जाकर वीडियोस, ठीक है। सारा न्यू जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा कुछ कंप्लीटेड है। ओके, सो राइट आंसर विल बी सोशल, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कवर हो, मतलब क्लियर हो गई हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपको इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और क्लासेस चाहिए,
या आपको मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया है? ओके, एचआर के कोर्स में क्या प्रॉब्लम है? देखिए एचआर का जो पेपर कोड 55 है वो भी आपका अवेलेबल है, उसकी भी बहुत सारी यूनिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो फिर आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो जिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्लासेस नहीं अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। ओके, काइंडली एक्सप्लेन द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन मैम। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि बीइंग केपेबल ऑफ एंड इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी, और उसके बाद आपका ऑप्शन में बोथ बी एंड सी है। अगर बोथ बी एंड सी नहीं होता तो हम इसको सोशल बोलते, सी होता राइट आंसर। बट इसमें क्या किया गया है, क्या पूछा गया है कि जो आपका लर्नर है वो इंटरेस्टेड भी है और केपेबल भी है। केपेबल कब होगा? जब वो डेमोक्रेसी को में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो इट मीन्स कि वो इंटेलेक्चुअली उसके अंदर अब कोई भी आप कह सकते हैं कि डिसीजन लेने की या वोटिंग करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी कहाँ से जनरेट होगी? इंटेलेक्चुअल लेवल पे जनरेट होगी, तो ये आपका कॉग्निटिव हो गया। और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी सोसाइटी का पार्ट हों। ठीक है, तो ये आपका सोशल भी हो गया। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपकी इंक्लूडेड होंगी। मैंने आपको पहले भी बोला था क्लास 1 में जब मैं एमसीक्यूज करा रही थी कि बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके ओवरलैप होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जो आपके इमोशनल भी हो सकते हैं प्लस आपके कॉग्निटिव भी हो सकते हैं, प्लस आपके सोशल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, तो चलिए अब ये बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? आई थिंक इंडिविजुअल डिफरेंस है आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद का, इस यूनिट का। मास कम्युनिकेशन के अभी नोट्स हमारे पास नहीं है स्वाति। सौम्या, मैंने बताया कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है पेपर कोड 55 एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ पेपर कोड 17। तो हिंदी में कोई हो तो प्लीज़ सौम्या को हेल्प कर दीजिए, अगर आपने आपका ग्रुप मतलब आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो। स्नेहा एंड अर्पिता, what is issue with 55 code 55? Please tell me. एचआर और फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक लें? देखिए बुक से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। जो आपके नोट्स हो वो प्रिपेयर की, मतलब आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए पेपर कोड पेपर सेकंड के लिए, और इसके अलावा आपके जो खुद के नोट्स थे पीजी के वो पढ़िए। ठीक है, कॉग्निटिव एंड इमोशनल को एक्सप्लेन कर दो। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल की बात की जाए, जहाँ पर मतलब आप कैसा सोचते हैं, आपका माइंड क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है। इमोशनल में आपके इमोशंस की बात की जाए। ठीक है, कॉग्निटिव ऑफकोर्स ये पूरी तरीके से आपका रिलेटेड होगा आपके ब्रेन से, ठीक है, आपके माइंड से। और इमोशंस कि आप कैसे किसी से इमोशनली अटैच हो, आप किस तरीके से आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इमोशंस में आएंगी। सो जिन सारी वीडियोस आप चैनल पे जाइए। देखिए चैनल पे आप अगर वीडियोस को सर्च करें, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आप चैनल पे जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हर एक वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप यूनिट वाइज पढ़ सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो सारे जितने भी नोट्स हैं आपके, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल हैं। पेड नोट्स हैं बट उनकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, तो आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं अगर, तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऋषिकेश, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी knowledgeworld@gmail.com है, तो मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में, आप वहाँ से जाकर मेल कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं।
सेल्फ रिफ्लेक्टिव मतलब कि आप अपने आप को किस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपकी फिजिकल करेक्टर नहीं है, ये आपकी मेंटल करेक्टरिस्टिक है। महेश, मास कम्युनिकेशन की क्लास अभी चैनल पे नहीं चल रही है, ठीक है। जब आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे उसके बाद ही आपकी पेपर 2 की क्लास स्टार्ट होगी। प्लस आपके अगर हमें एडुकेटर मिल गए ठीक से पढ़ाने वाले तो ही हम क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। पूजा, पेपर कोड 55 के बहुत सारे वीडियोस और एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। सूर्या, देखिए ये जो टॉपिक है आप जो पूछ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इन सब के लिए मैंने वीडियोस प्रोवाइड की है। अगेन इस वक्त एमसीक्यू की क्लास में ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ दोबारा से। तो आप चैनल पे जाइए, लाइव डिस्कशन करके प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अर्पिता, आपका पेपर कोड 55 है ना, पेपर कोड 55 के नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। डिटेल नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी तो बस फर्स्ट मंथ हुआ है। बाय मंथ एंड आपको एक एक करके यूनिट के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है वो वीडियोस आप जरूर देखिए। ऋषिकेश, ओके, मेरा ईमेल एड्रेस है knowledgeword141@gmail.com। अच्छा, आप लोग ये बता दीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स मुझसे ही पढ़ने क्या? हर कोई यही बोल रहा है कि आप ये पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे। अब एक पर्सन हर एक सब्जेक्ट में तो पीजी नहीं कर सकता ना। मेरा सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, मैं मैनेजमेंट पढ़ा सकती हूँ। बहुत हुआ तो मैं कुछ टॉपिक्स कॉमर्स के पढ़ा सकती हूँ या फिर पेपर कोड 55 के पढ़ा सकती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो और इसीलिए मैं पेपर 1 पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रही हूँ। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एडुकेटर हैं। अगेन बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे नहीं कवर्ड हैं, अभी 2-3 सब्जेक्ट ही हैं जो इसके हम पेपर कोड 2 की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है, सॉरी पेपर 2 की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है। तो और वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव रहा, अगर हमें ऐसा लगा कि फीडबैक अच्छा है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो ही हम वो क्लासेस कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट की क्लासेस अभी नहीं आ रही हैं चैनल पे, तो इसलिए आप किसी और चैनल पे को रेफ़र कीजिए, किसी और एडुकेटर कहीं और जाके पढ़िए, आपके खुद के नोट्स जो हैं वो पढ़िए। मोस्टली हम पेपर 1 जो आपको पढ़ना है वो आप इस चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। पेपर 2 अभी आपके अगर नहीं है यहाँ पर, तो हो सकता है फ्यूचर में हम प्रोवाइड करें और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो डेली आप लोग एक ही चीज़ पूछते हैं और मैं सच में थक गई हूँ जवाब देते देते। मैनेजमेंट के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी यूनिट्स चल रही हैं। जैसे आपकी यूनिट्स खत्म होंगी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कॉमर्स ऑलरेडी 3 फैकल्टी हैं कॉमर्स की, वो लोग ऑलरेडी आपको टीच कर रही हैं। पंचमी मैम हैं और उसके अलावा आपका प्राची मैम पढ़ा रही हैं, ऋतिका मैम पढ़ा रही हैं। तो वो लोग आपको ऑलरेडी कॉमर्स की 3-4 यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं इस वक्त, ठीक है। तो आप वीडियोज़ देखिए। कॉमर्स की क्लासेस स्टार्टेड है अनुराधा, ठीक है। एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। देखिए क्लासेस का क्या है, यूट्यूब पे कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है आप लोगों को। तो जब भी आप आते हैं चैनल पे विजिट करते हैं तो आप एक बार मतलब एक रूटीन बना लीजिए कि डेली आकर आपको वीडियोस चेक करनी है कि आपके सब्जेक्ट की वीडियोस आई हैं या नहीं आई हैं, या पेपर कोड 1 की वीडियो आई है या नहीं आई है। मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियोस, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की डेली वीडियो अपलोड हो। टाइम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। टाइम फिक्स नहीं होता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तभी अपलोड करती हूँ। बस जो आपकी क्लासेस हैं वही आपकी फिक्स्ड हैं, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।
एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 MCQs और ये जो आपकी क्विज़ है आज की वो बेस्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है और अगेन ये न्यू सिलेबस का टॉपिक है आपका और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए तो जल्दी से यस में रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे मैंने ऑलरेडी जून के एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे और अगेन जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो एकदम ही न्यू क्वेश्चंस होंगे। बट आज के जो क्वेश्चन का लेवल होगा आपका वो ईजी होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके हम मॉडरेट और उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स एमर्ज एज चिल्ड्रन पास फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, दिस फिनोमिना इज पार्ट ऑफ। तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है जो इस स्टेटमेंट में बताया गया है वो किस चीज़ का पार्ट होता है। ओके, नाउ यू हैव टू आंसर। जल्दी से आंसर कर दीजिए। आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, सो राइट आंसर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बट इसको इंक्लूड करने का रीज़न बस ये है कि जितने भी आपको मैं डेफिनेशंस दे रही हूँ या जितने भी आपको मैं ये क्वेश्चंस दे रही हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि आज आप टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो इसकी वजह से आप आंसर कर सकते हैं। बट एग्जाम में आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मीनिंग आपके पास क्लियर हो। कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन भी आप कंफ्यूज होकर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया था, तो हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनको लग रहा हो कि ये लर्नर्स करेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पे क्या बात करी है, द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। इन्होंने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करी है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की बात की है। और मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम ये बात करते हैं कि दो स्टूडेंट्स आपस में कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनका डिफरेंट होने का रीज़न उनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, तो इसलिए ये राइट आंसर आपको होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आप लोग में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ क्विज़ ख़त्म होने तक रुक जाइए। क्विज़ को ख़त्म करने के बाद उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी जितनी भी रिमेनिंग क्वेरीज होंगी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next question is, no two individual can be exactly alike in their resulting development and adjustment. ओके, अब जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, और ये जितना भी टॉपिक है, जितने भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के या जो भी आपके नेट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो कि नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको आप जब तक डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस का लेवल है और उसके लिए जितनी भी वीडियोस मैंने आपको दी है वो सफिशिएंट है, तो वो बेसिक वीडियोस जो हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो राइट आंसर इज अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगेन वही चीज़ है कि टॉपिक आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसलिए आप इजीली इसको गेस कर पा रहे हैं। बट आपको ये भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जो स्टेटमेंट है आपके सामने वो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, नो टू इंडिविजुअल कैन बी एग्जैक्टली अलाइक। ठीक है, इन देयर रिजल्टिंग डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। जितनी भी जिस तरीके से भी जो भी लर्नर्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे लर्नर्स हो या फिर स्टूडेंट हो, कोई भी टर्म यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, वो आपस में एक जैसे नहीं होते हैं और उसकी वजह से ही उनके जो डेवलपमेंट्स होते हैं और एडजस्टमेंट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनकी जो करेक्टर होती हैं, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनके फीचर्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं, उन्हीं वजह से। तो राइट आंसर आपका होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द अनइवन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग इंडिविजुअल। और ये जितने भी स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आप याद कर लीजिए, एकदम ही आपके माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, दो लोगों के डिफरेंसेस की बात हो रही है। जहाँ पर भी दो लोगों के डिफरेंसेस की बात होगी
वो आपका हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस ही होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, सो राइट आंसर इज, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट आंसर इज अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दैट इज बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट स्पेशली आप, मैं यही बोलूँगी कि आप ये याद कर लीजिए, डैश दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज द अनइवन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग इंडिविजुअल। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये टॉपिक एक्चुअल में साइकोलॉजी का टॉपिक है, और साइकोलॉजी के ये जो फील्ड होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो लोगों का ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है वो अनइवन होता है, किसी का एक जैसा नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो उनकी जो मतलब आप कह लीजिए कि उनके अंदर इतनी उनकी जो पर्सनैलिटी होती है या जो उनकी ट्रेड्स होती है वो उस वजह से किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, कुछ लोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये उनकी ट्रेड्स है, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनके अंदर आया है ये चीज़। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ओके, और इसमें आपका अनइवन रेट ऑफ ग्रोथ भी आएगा। तो इसमें हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, जो मतलब उस तरीके से केपेबल नहीं है, उनकी बात भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हेल्प इन ग्रोइंग द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर हेरिडिटी एंड, तो नेक्स्ट क्या है आपको वो बताना है। तो देखिए मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करूंगी, तो आई होप आप लोगों ने सबने वीडियो देखी हुई थी। चलिए इसका जल्दी से आंसर कीजिए। तो आपका डेफिनेशन एंड मीनिंग वाला पार्ट आई होप उसको आपको क्लियर हो गया होगा, और सारे क्वेश्चन जो उस पर बन सकते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये पॉइंट्स आपके स्टेटमेंट में आ सकते हैं। आप एग्जैक्टली एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आता है, बट उसका जो रीज़न होता है या मीनिंग होती है वो कम्प्लीटली उसी तरीके से होती है। तो आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है, वीडियो देखिए, दैट्स वेरी गुड। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट और हेरिडिटी ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी को शेप करने में। ठीक है, और यही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको हम पढ़ते हैं। इसके अंदर आपका एनवायरमेंट जो होता है और हेरिडिटी होता है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो आप कह सकते हैं सब फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें फोकस करना होता है। ठीक है, तो अब आगे जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो आपके सब फैक्टर्स पे बेस्ड होंगे। यस राइट स्वाति, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ आपके एनवायरनमेंट में कवर हो गया है। तो इसलिए जो एनवायरनमेंट होगा इसमें ये सारे तीनों ऑप्शंस आपके कंबाइंड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डिफर इन कैपेसिटी लाइक रीजनिंग एंड थिंकिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। इट इज़, तो ये जो स्टेटमेंट दी है उसको आपको बताना है कि ये कौन से सब फैक्टर में आता है या सब कैरेक्टरिस्टिक में आता है। देखिए क्वेश्चन आपके इसी तरीके के आते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज इंटेलिजेंस। चलिए जिसने जिसने भी ए आंसर दिया है उसका आंसर करेक्ट है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, देखिए पीपल डिफर इन कैपेसिटी लाइक रीजनिंग एंड थिंकिंग। थिंकिंग आ गया, ठीक है, थिंकिंग का मतलब ही आ गया आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात की गई है, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात की गई है। एप्टीट्यूड में आपका थिंकिंग और रीजनिंग कवर होगा, बट पावर ऑफ इमेजिनेशन नहीं होगा। ठीक है, स्पेशल टैलेंट में आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, बट आपका पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड रीजनिंग एंड थिंकिंग कवर नहीं होगा। तो इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें उसमें आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो राइट आंसर आपका होगा इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। Next question is, these children often show excellence of performance and leadership in their respective fields of specialization.
फार अबव द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल इज नोन एज। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है ये आपको बताना है। ओके, एम आई क्लियर? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, अभी भी नहीं समझ में आया क्या? इंटेलिजेंस क्यों नहीं होगा, सॉरी इंटेलिजेंस क्यों होगा, समझ में आया है नहीं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहाँ पर क्या है आपका, चलिए अभी भी शायद कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंस में आपकी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इंटेलिजेंस में आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी आएगा, उसके साथ साथ रीजनिंग और थिंकिंग आप करते कैसे हो। रीजनिंग क्या ऐसा है कि आपकी फिजिकल एटीट्यूड से आता है, या एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड जो है वो आपकी क्यों ली जाती है, उसको इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए आपका एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड एक छोटा सा पार्ट है इंटेलिजेंस का, वो आप मतलब एप्टीट्यूड के थ्रू आप इंटेलिजेंस को बस जज कर सकते हो। इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी आएगा, कंसंट्रेशन भी आएगा, ठीक है। क्या आप फिजिकल एट्रीब्यूट में कंसंट्रेशन डाल सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। स्पेशल टैलेंट में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एप्टीट्यूड में आप किसी की रीजनिंग चेक कर सकते हो, उसका लॉजिक चेक कर सकते हो, थिंकिंग चेक कर सकते हो, क्या कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ रही है, ये आपकी आ रही है इंटेलिजेंस में, जिसमें हर एक चीज़ कवर है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एप्टीट्यूड जो है, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इसको हम इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए करते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या हुआ, ये बहुत बड़ा मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ, एप्टीट्यूड एक छोटा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। ओके, चलिए 6 का आंसर आई होप सबने दे दिया है। तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट। तो ये जो एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन फार अबव द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, कि जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर होता है इनका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा बेटर होगा, या आपसे क्या सबसे बहुत ज़्यादा बेटर है अगर कोई, तो उसके अंदर ऑफकोर्स कुछ स्पेशल टैलेंट होगा, ठीक है। तो वो उसकी कैटेगरी किस में आ जाएगी, एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट में। ओके, तो राइट आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, देयर एग्जिस्ट वाइड डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज सच एज reacting time, speed of action, steadiness, rate of muscular movement, manual dexterity and resistance to fatigue. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या है ये? ओके, तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर था, ये आपका फिजिकल एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है मस्कुलर मूवमेंट के बारे में बात करी गई है, मैनुअल डेक्सटेरिटी की बात की गई है, फटीग की बात की है, स्पीड ऑफ एक्शन की बात की है, स्टेडीनेस की बात की है। तो ये सारा कुछ आपका फिजिकल एट्रीब्यूट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच्योरेशन एंड रेडीनेस आर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग, मैच्योर लर्नर्स आर ग्रेटर कैपेसिटी टू रिसीव इंस्ट्रक्शन। ये किस में आएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। थ्योरी की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं मिनाहिल, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए। कोर्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसलिए हम प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज एज एंड मैच्योरिटी। तो इसमें मैच्योरिटी की बात की गई है, मैच्योरेशन की एंड रेडीनेस की बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये आपका ब्रैकेट पे है, दोज हु आर इजीली इरिटेटेड एंड टेंस्ड इवन विथ ट्राइवल थिंग्स, सिम्टोमैटिक ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये क्या होगा आपका? अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो गया है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस लग सकते हैं, जल्दी से आंसर बताइए।
ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज टेम्परामेंट। क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी की बात तो करी है इन्होंने, बट इन्होंने इमोशनल मैच्योरिटी की बात की है, सिर्फ एज वाली मैच्योरिटी की बात नहीं करी है। ठीक है, तो इमोशनल मैच्योरिटी और ज़्यादा बहुत जल्दी इरिटेट होना, टेंस्ड होना, ये सारी आपकी जो करेक्टरिस्टिक हैं ये आपकी आती हैं टेम्परामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको 9th क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है तो बता दीजिएगा। दोज हु हैव मोर ऑफ दिस ट्रेट यूजली अहेड फास्टर देन दोज हु हैव लेस। चलिए, ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक हो सकता है, ऐसा कौन सा ट्रेट हो सकता है जिसकी वजह से लोग यूजली फास्ट होते हैं दूसरे से। ऑप्शन सेम क्यों रखा है? आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आपका लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। टॉपिक है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। देखिए, नेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आपको तैयार जिस तरीके से कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा, हमेशा चीज़ों को घुमाकर पूछा जाएगा। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। तो ये अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने इजीली इसको डिटेक्ट कर लिया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई हो। तो देखिए, इसमें ये पूरा हुआ है कि कौन सा ट्रेट होता है जिसकी वजह से लोग फास्ट होते हैं हमेशा उनसे जिनके पास ये ट्रेट नहीं होता है। तो वो कोई भी ऐसा होगा जो हमेशा एफर्ट करता रहेगा, जो हमेशा प्रयास करता रहेगा, वो हमेशा दूसरों से ज़्यादा आगे होगा ही होगा। क्योंकि हार्ड वर्क, हमें पता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट नहीं भी हैं तो भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर वो हमेशा हार्ड वर्क करते रहें या एफर्ट्स डालते रहें। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेट जो होती है इसकी वजह से ये चीज़ डिफाइन होती है कि आप अहेड हो सकते हैं दूसरों से। अच्छा, आज बहुत सारे लोग हैं जिनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मीन्स कि आप लोग पढ़कर आए थे। मॉर्निंग में अभी लाइव क्लास नहीं होती है सौम्या, आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं, जितनी भी आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं वो सारी आपकी ऑफलाइन होती हैं। ओके, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। ओके, दैट्स वेरी गुड। कल का टॉपिक भी आपका सेम है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारा कुछ बाकी है तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। अगेन कल का जो लेवल होगा वो भी आपका इजी टू टफ ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एंड एक चीज़ और है, कल आपकी क्लास एज यूजुअल नहीं होगी क्योंकि कल फ्राइडे है। फ्राइडे और सैटरडे आपकी क्लासेस नहीं होती हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आपकी क्लास वैसे ही आएगी। लाइव क्लास आपकी संडे से लेके थर्सडे होती है, 5 days इन अ वीक। ओके, अब आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ लीजिए। सोशियोलॉजी ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ज्वाइन कैसे करना है? ठीक है, देखिए, ग्रुप में ज्वाइन अगर आपको करना है तो टेलीग्राम पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की एंड एप्लीकेशन की क्लासेस अगर आपके 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उसके बाद मिलेगी। ठीक है, अभी आपकी क्लासेस जितनी आ रही हैं उतनी ही है चैनल पे। HR की लाइव क्लासेस, देखिए लाइव क्लासेस लेना बहुत सारे एजुकेटर के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइव क्लास के लिए आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, तो इसलिए आपकी लाइव क्लासेस नहीं होंगी, ऑफलाइन क्लासेस होंगी। हाँ, लेकिन MCQs आपके आएंगे। ठीक है, MCQ की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के हिंदी में वीडियो आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। मैं अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी, मैं 1-2 दिन में आपको काफ़ी सारे वीडियोस हिंदी में प्रोवाइड कर दूँगी। पेपर कोड 55, ठीक है, मैं अपलोड कर दूँगी। बहुत सारी वीडियोस हैं पेपर कोड 55 की, तो मैं उनको अपलोड कर दूँगी। ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग जो है आपकी वो 5:30 है, संडे टू थर्सडे।
जितने मैंने ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए आप अपना सिलेबस उठाइए, यूनिट वाइज जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप एक एक वीडियो देखते जाइए। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। जितने भी मैंने वीडियोस दिए हैं, जो भी नोट्स यहाँ पर हैं जो आपको दिए गए हैं वीडियोस में, वो सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं डिजिटल स्टोर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। मैनेजमेंट के भी एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे लोकेश। क्लासेस चल रही हैं आपकी, जैसे यूनिट्स खत्म होने लगेंगी या कुछ टॉपिक्स सर्टेन कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम एमसीक्यूज स्टार्ट कर देंगे। पहले हमारा फोकस ये है कि एटलीस्ट कुछ क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। बट ये है कि एग्जाम के पहले पहले आपको काफ़ी सारी एमसीक्यूज क्लासेस मिलेंगी पेपर 2 के बीच, इनकी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स को लेके क्या है आपकी क्वेरी, प्लीज़ कविंदर शेयर करें। देखिए, क्लास की टाइमिंग की अगर बात है पेपर 2 की, तो देखिए जब भी आप आते हैं ऑनलाइन, ठीक है, आप यूट्यूब खोलते हैं तो आप एक बार चैनल पे आ जाया करिए। डेली क्लासेस आपकी अपलोड होती हैं, डेली बहुत सारी क्लासेस आती हैं। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिल पाता हो, क्योंकि यूट्यूब में ये प्रॉब्लम है नोटिफिकेशन वाली। तो आप डेली एक रेगुलर बेसिस पे आकर चेक कर लिया कीजिए कि आज कौन सी क्लास अपलोड हुई है। अगर आपके सब्जेक्ट की होती है या पेपर 1 की होती है तो आप ईजिली उनको देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास हैं कुछ अवेलेबल कनिका चैनल पे, और आगे भी कुछ आएंगी। अभी हमारे एजुकेटर थोड़ी बिजी हैं, तो थोड़े टाइम बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, हमारी क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो जाएं इकोनॉमिक्स की। सुजन, रीजनिंग का जो पार्ट है आपका, मैंने 3-4 टॉपिक जैसे अनुमाना, प्रमाण, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, फेलिसीज, ये 4 टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं रीजनिंग में। आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो और मैथ्स का भी मैं कोशिश करूँगी कि कवर हो जाए। डीआई हमने नहीं करवाया है। उसके अलावा जितना भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो ऑलरेडी कवर्ड है चैनल पे। अभी मैनेजमेंट के एमसीक्यूज नहीं अवेलेबल हैं लोकेश, तो मैनेजमेंट के एमसीक्यूज आ जाने दीजिए, उसके बाद आप उनको परचेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट के भी वीडियोस अवेलेबल हैं सुनील। 3 ऐसे यूनिट हैं जो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उन पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ओके, आप डायनेमिक स्टडी लिखकर सर्च करेंगे जब टेलीग्राम पे, तो आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। लोगो सेम ही है जो हमारे चैनल का लोगो है, वहाँ पर आप जाकर पिंग कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन से ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। तुरंत हो सकता है आपको ऐड ना करा जा सके ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपको ऐड कर दें। अब्दुल रहीम, अभी एजुकेशन का कोई सीन नहीं बन पा रहा है। मैं कोशिश करूँगी और जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको स्टार्ट करने की। बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, उसकी वजह से हम लोग वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई और सोर्स है तो आप और भी सोर्सेज पे जाकर पढ़ सकते हैं। सोलॉजिज्म की भी वीडियोस हैं, आई थिंक 2 वीडियोस आ गई हैं और वीडियोस भी आएंगी। अनुराधा, फिजिकल एजुकेशन के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। गगनदीप कौर, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है। यशी, आप प्लीज़ मुझे पिंग कर दीजिए टेलीग्राम पे, ठीक है। ओके, कविंदर, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगी, मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है। मैं, हो सकता है मुझे टाइम ना मिल पाया हो, काफ़ी दिन हो गए मैंने टेलीग्राम खोला भी नहीं है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। ओके, आई थिंक आप लोग की क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।